सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम कुबेरनाथ राय के उत्तरा फाल्गुनी के आसपास शीर्षक निबंध में व्यक्त विचारों के बारे में पढ़ेंगे और लेखक इस निबंध में क्या संदेश देना चाहता है वो भी हम पढ़ेंगे। उत्तरा फाल्गुनी एक वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है जो भाद्रपद मास के अंतिम दिनों में होता है। इस निबंध के माध्यम से लेखक मूल संदेश यही देना चाहता है कि मनुष्य को अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके 45वें वर्ष के बाद भी प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहिए। ये लेखक संदेश देना चाहता है इस निबंध के माध्यम से। कुबेरनाथ राय ने जीवन के 45 वर्षों के बाद के जीवन को उत्तरा फाल्गुनी काल कहा है, यानी 45 वर्ष के बाद का जो समय है उसको उत्तरा फाल्गुनी काल कहा है। और इसी के आधार पर उन्होंने संपूर्ण जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया। बचपन जो निर्मलता और प्रसन्नता का द्योतक होता है, गदय पचीसी काल जो 17 से 25-26 वर्ष तक का रहता है, यौवन काल और यौवनोत्तर काल जो 45 से आरंभ होता है। ये विभाजन लेखक के अनुभवों का सही परिमाण माना जाता है। अब इस निबंध में लेखक बताना चाहता है कि पहले उत्तरा फाल्गुनी का उसने अर्थ बतलाया है और इसमें 27 नक्षत्रों में से वर्षा ऋतु के नक्षत्र के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस नक्षत्र के आते ही सरसता समाप्त हो जाती है और समूचा प्रवेश निर्मल रूप लेकर हमारे सामने आ जाता है। वर्षा ऋतु यदि वर्ष की मनमोज को व्यक्त करती है तो भाद्रपद मास विविध काम क्रोधाधिक भावों को प्रकट करता है। लेखक ने एक रूपक बांधा है और उसी के आधार पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को जीवन का यौवनोत्तर काल स्वीकार किया है। लेखक का ये रूपक साभिप्राय और औचित्यपूर्ण भी लगता है। निबंधकार कुबेरनाथ राय ने उत्तरा फाल्गुनी को जीवन का शिथिल और उत्तरकाल अथवा उतार काल स्वीकार किया है। उनकी धारणा है कि जीवन में गदय पचीसी सावन मन भावन है जिसमें मौज मस्ती और बेफिक्री ही रहती है। 27 वर्ष की अवस्था पार करते करते घनघोर भाद्रपद का कष्टदायक समय प्रारंभ हो जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति काम क्रोध ऐश्वर्य और विलास में लिप्त रहता है। 40वां वर्ष प्रारंभ होते ही ऐश्वर्य विलास और यौवन की काल बीतने की तैयारी करने लगता है। लेखक की मान्यता है कि 30 और 40 के बीच का समय वह समय है जिसमें व्यक्ति सर्जन करता है, सावधान और सतर्क रहता हुआ कर्मठ जीवन जीता है। और ये कर्मठ जीवन जीने का जो समय है वो 30 और 40 के बीच का माना जाता है। इसके पश्चात 40 से 45 का समय उत्तरा फाल्गुनी काल का होता है और ये वह समय है जब मनुष्य यौवन की रोमांटिक देहरी पार करके प्रौढ़ता और वृद्धावस्था की ओर मुखातिब होता है। और इस काल की कुछ विशेषताएं लेखक ने बताई हैं। उत्तरा फाल्गुनी काल में कदम रखते ही शरीर में थकावट और शिथिलता आने लगती है, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी काल में ही शरीर जो है बिल्कुल थकावट से युक्त हो जाता है। अस्ति जायते और वर्धते ये तीनों भाव क्रमशः शांत होने लगते हैं और इनका वेग भी कम होने लगता है। इतना ही नहीं, इनके विपरीत ये 3 स्थितियाँ सामने आकर प्रबल रूप धारण कर लेती हैं। विपरिणमते, अपक्षीयते और विवस्यति। विपरिणमते विपरीत और परिवर्तित की स्थिति है। अपक्षीयते ह्रास या धीरे धीरे छीजने की स्थिति है और विवस्यति विवस्था यानी मृत्यु भय से शंकित स्थिति है। उत्तरा फाल्गुनी काल में व्यक्ति को जरा के आगमन का अनुभव होने लगता है, यानी उसको बुढ़ापा आने का अनुभव होने लगता है। सिर पर कास फूटना प्रारंभ हो जाता है और सुख सारिका की सी मधुरता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। चारों ओर से लोमड़ी की ध्वनियाँ व्यक्ति को सुनाई देने लगती हैं।
व्यक्ति का मन श्रृंगार, काम, सौंदर्य और प्रेमिल भावों को छोड़कर विरागी सा होने लगता है। इस तरह से कुबेरनाथ राय ने ये विशेषताएं बता दी हैं। निबंध के अंतर्गत कुबेरनाथ राय ने तिसोत्री वर्ष और मानव जीवन की स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये भी संकेत दिया है कि 30वां वर्ष कई प्रश्न लेकर आता है। तिसोत्र यानी 30 के बाद का दशक, उन्होंने जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र स्वीकार किया है। उनकी धारणा है कि ये बड़ा तेज तर्राट समय होता है। इस समय स्त्री और पुरुष अपने मर्म और धर्म का उद्घाटन करते हैं। जैसे ही ये समय बीत जाता है और उत्तरा फाल्गुनी प्रारंभ हो जाता है, जीवन में अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। संतुलन कम होने लगता है, अनुकूल स्थितियां प्रतिकूल होने लगती हैं और जीवन में थकान का अनुभव होने लगता है। निबंध के अंतर्गत मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तीनों की चर्चा भी की गई है। यानी तीनों नक्षत्रों की चर्चा लेखक ने की है। मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इनके अंतर को भी स्पष्ट किया है। जीवन के विविध पक्षों पर भी विचार करते करते निबंधकार ने ये प्रतिपादित किया है कि समय अपने गति से चलता रहता है। मग्गा से पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के आगमन तक की सारी स्थितियाँ एक निश्चित नियम से गठित होती रहती हैं। कोई भी मनुष्य कैसा भी प्रयत्न करके जीवन की जीर्ण हेमंत और मृत्यु के समान शीतल शिशिर ऋतु के आगमन को टाल नहीं सकता। लेखक ने यह विचार भी व्यक्त किया है जो व्यवहारिक है कि मनुष्य प्रयत्न करके भी युवकों के साथ अधिक समय तक नहीं चल पाता और न अपने आप को सदैव युवा ही बनाए रख सकता है। निबंधकार ने अपने विषय विवेचन करते हुए भी सर्जक के विषय में भी अपना मत दिया है। उनका कथन है कि नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है, इसके बिना उसकी शिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती, पर अस्वीकार भी एक सीमा तक ही उचित होता है। 100% अस्वीकार किसी भी स्थिति में उचित नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ को नकार कर सृजन करना भी कहाँ संभव हो पाता है। लेखक ने अस्वीकारवादी दर्शन का विरोध करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनका कथन है कि आज अस्वीकारवादी होना व्यवहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। 100% अस्वीकार को महत्व देने वाला रचनाकार केवल दिखावे के लिए ही अस्वीकार कर पाता है। वास्तव में अस्वीकार का दर्शन एक आरोपित दर्शन है, वह नो एग्जिट है। अतः इस दर्शन के साथ बहुत दूर तक न चला जा सकता और न है इस अस्वीकार के दर्शन को बहुत आगे तक अपनाया जा सकता। निबंध के अंतर्गत कुबेरनाथ राय ने महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। निबंधकार का ये संदेश निम्न रूप से हम समझ सकते हैं। उनका मानना है कि 100% अस्वीकार का भाव अनुचित है। सर्जक के लिए स्वीकारवादी और अस्वीकारवादी दोनों ही होना आवश्यक है, मतलब 100% अस्वीकार नहीं करना चाहिए। अस्तित्ववादी और मार्क्सवाद दोनों ही बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई भाई हैं। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के भी दो भिन्न संस्करण हैं, अतः दोनों ही त्याज्य हैं। समय नदी की तरह निरंतर प्रवाहशील होता रहता है। एक ही नदी में दोबारा हाथ डालना संभव नहीं होता है। काल प्रवाह एक नदी ही है। मूल्य तोड़े नहीं जा सकते, वे बदले जा सकते हैं। फिर भी एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व हमेशा रहता है और रहेगा। बुद्धिजीवी वर्ग को धीरता और संयम से काम लेना चाहिए। घबराकर किसी भी स्थिति के समक्ष समर्पण करना उचित नहीं है। कुबेरनाथ राय ने इस निबंध के माध्यम से कहीं कहीं आधुनिक साहित्य, समाज, आधुनिक लेखन और स्पष्ट शब्दों में कहें कि नवलेखन पर भी व्यंग्य किया है। उसने उन लोगों पर भी व्यंग्य किया है जो व्यवस्था के विरोध को ही अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हैं। इतना ही नहीं, कुबेरनाथ राय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि
विविध प्रकार के नारों से आक्रांत पुरुरवा यदि मुझे यौवन उधार देंगे तो बदले में मुझे भी कैबंद में बदलने को कहेंगे। बुद्धिजीवी हो या न हो, कोई भी व्यक्ति केवल शिष्णोदर वाला व्यक्तित्व लेकर कैसे जीवित रह सकता है। लेखक का मूल भाव यही है कि मनुष्य को अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके 45वें वर्ष के बाद भी प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहिए। यही निबंध का प्रतिपाद्य भी है और यही लेखक का संदेश भी। अपनी अभिव्यक्ति को अधिक सप्राण बनाने के लिए लेखक ने परिष्कृत और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग अधिक किया है। नए नए ऐप प्रस्तुतों और प्रतीकों के सहारे अभिव्यक्ति के नए रूप भी सामने आए हैं और सहज ही पाठक की चेतना का अंश बन जाती है। और हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि कुबेर नाथ राय द्वारा रचित उत्तरा फाल्गुनी के आसपास शीर्षक निबंध शैली की दृष्टि से रोचक, सरस और चिंतन के धरातल पर गंभीर और सुचिंतित निबंध है। ये निबंध श्री राय की दृष्टि, व्यवस्थित चेतना और संयमित विचारधारा या चिंतन धारा को स्पष्ट करता है।